अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इमरान फैज़ हूँ और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं इमरान फैज़ ऑफिशियल के नाम से। दोस्तों, आपको पता ही है कि पाकिस्तान में जो बजट आया है उसमें रियल एस्टेट को काफ़ी फेवर दी गई है और काफ़ी रेट्स रिवाइज़ किए गए हैं टैक्सेशन से रिलेटेड। तो उस सिलसिले में मुझे लगता है कि हमें ये डिस्कशन करनी चाहिए कि कौन कौन से कॉर्नर्स हैं जहाँ पे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली रियल एस्टेट ने फ्लरिश करना है, रियल एस्टेट ने इम्प्रूव करना है और ये 2026-2027 में अक्सर कहता हूँ कि ये रियल एस्टेट के साल होंगे। तो मुझे ऐसे लगता है कि सबसे पहले हमारा जो ओवरसीज़ क्लाइंट है वो एक्टिव हो गया है। उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि देखें, हमेशा जो ओवरसीज़ क्लाइंट है वो ये कंपैरिजन करता था। अगर हम पिछले 10-15 साल से देखें तो जब स्टेबिलिटी आती है, जब मार्केट थोड़ी सी बेहतर होती है, जब हमारी इकोनॉमी बेहतर होती है, तो उन्हें पता होता है कि अब जो डॉलर है वो आपका अप्रिशिएट नहीं करेगा और हमारी जो पाक रुपी है वो अगर डीवैल्यू नहीं होगा तो सबसे बड़ी ये सिक्योरिटी चाहिए होती है। मुझे ऐसे लगता है कि अब हमारा जो रुपी है वो डीवैल्यू नहीं होगा और दूसरी तरफ क्या होता है कि आपकी रियल एस्टेट मार्केट बड़ी इंप्रूव कर रही होती है। तो एक तो रेमिटेंसेस बाहर से बहुत आने के चांसेस हैं। हम अगर पिछले कोई मैं 2 महीने का आपको सर्वे बताऊं तो हंड्रेड्स ऑफ क्लाइंट्स हैं जो इस वक्त डीएचए में एज ए परचेजर अपनी ट्रांसफर्स करवा चुके हैं। तो मैं इसका आई विटनेस भी हूं, इसलिए हम डीएचए लाहौर की भी सिर्फ अगर बात करें, मतलब पाकिस्तान का एक बड़ा छोटा सा पोर्शन है डीएचए लाहौर, लेकिन क्योंकि डीएचए लाहौर जो है वो पूरी पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट को लीड कर रहा होता है, तो इसलिए हम एक एग्जाम्पल सेट करते हैं कि डीएचए लाहौर में और ऑन डेली बेसिस 2-4-5 क्लाइंट ऐसे हैं जो ट्रांसफ़र के लिए आ रहे होते हैं, क्योंकि वो ज़ाहिर है एसोसिएशन से रिलेटेड भी मेरा काम होता है। तो इसलिए जब मैं वहाँ पे अक्सर देख रहा होता हूँ कि किसी की फ़्लाइट होती है सेम डे की, किसी की अगले दिन की, किसी को उससे अगले दिन की उन्होंने जाना होता है, तो इसलिए वो ट्रांसफ़र करवाने में मसरूफ़ होते हैं। तो एक तो सबसे मेजर एलिमेंट जो है कि रेमिटेंसेस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बाहर से इस साल में काफ़ी आएगा। गवर्नमेंट का टारगेट तो $10 बिलियन का है कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $10 बिलियन जो है वो पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में डंप होगा। अगर $10 बिलियन आ गया तो इट्स अ वेरी गुड अमाउंट। मैं ज़्यादा तौर पे कहता हूं कि अगर ये $2-3 बिलियन भी अगर हो जाता है तो इट्स अ वेरी हैंडसम अमाउंट, जिससे पाकिस्तानी मार्केट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकती है रियल एस्टेट की। क्योंकि आप देखें कि अगर हम अपनी इकोनॉमी की कैलकुलेशन करें तो जितनी छोटी हमारी इकोनॉमी है उस हिसाब से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अगर $2-3 बिलियन भी अगर इन्वेस्ट होता है तो वो बहुत अच्छी बात है। नंबर 2 अगर हम कैलकुलेट करें तो दुबई का बड़ा मेजर एलिमेंट होगा जो हमारी पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बूस्ट करेगा। 2-3 दिन पहले एक दो दोस्तों ने ये भी जिक्र किया कि जो आप चीज़ों को इंसेंटिवाइज कर रहे हैं, जो सेलर्स को फेवर दे रहे हैं, तो ये ना हो कि सेलर यहाँ से अपनी चीज़ें बेच के बाहर पैसे ले जाए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि जब भी मार्केट ग्रो कर रही होती है, लेट्स सपोज अभी अगर हम 2 महीने पीछे या 3 महीने पीछे चले जाएं तो अगर मार्केट में अगर 200 सेलर था किसी भी एक फेज में, लेट्स सपोज आप, मैं मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूं कि अगर 200 सेलर था तो आज शायद वो 20 सेलर है। उसकी वजह ये है कि जो 180 है वो विड्रॉ कर जाते हैं, ये सोच के विड्रॉ कर जाते हैं कि हमने इतने साल वेट किया है और अभी जब प्राइस बढ़ने लगी है तो हम उसको क्यों बेचें। तो हर बंदा जो है वो वेट एंड सी के चक्कर में चला जाता है। जब प्राइस बढ़नी शुरू हो जाती है तो आपका बहुत मेजर जो क्लाइंट होता है वो कहता है कि नहीं, मेरे टारगेट्स हैं। लेट्स सपोज आज एक बंदा है वो कहता है यार मार्केट ने पता नहीं कब बेहतर होना, मैं 2 करोड़ का प्लॉट बेच दूं। तो जब 2 की बजाय उसको 2.25 करोड़ की ऑफर आनी शुरू हो जाती है तो वो 2.25 करोड़ में नहीं बेचता, हालांकि वही 2 करोड़ का सेलर होता है। फिर वो वेट करता है कि प्राइस एप्रिसिएशन कितनी होगी। तो मुझे लगता है कि इस वक्त बिल्कुल ऐसे नहीं होगा कि हमारा सेलर जो है वो चीज़ें बेचे। अभी वो एक टारगेट सेट करेगा और वो चीज़ें बेचेगा नेक्स्ट ईयर में। अभी हम बात कर रहे थे दुबई की, तो दुबई में पिछले 2 महीने में $1 बिलियन वहाँ से जो पाकिस्तानी जो है हमारे दोस्त जिन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था वो वापस लेके आए हैं। तो ये 2 महीने में ये बहुत बड़ी अमाउंट है $1 बिलियन। जाहिर है कहीं ना कहीं क्योंकि वहाँ पर भी 90% जो अमाउंट इन्वेस्ट होती है पाकिस्तानियों की वो रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट होती है। तो एट द सेम टाइम आप यही एक्सपेक्ट करके चलें कि वो जो अमाउंट पाकिस्तान में वापस आई है $1 बिलियन वो सीधी आपकी रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट होगी। और मैं ऑन अ सीरियस नोट आपको बताऊं कि इस वक्त डीएचएल लाहौर की अगर हम बात करें तो डीएचएल लाहौर में बहुत सारी ऐसी ट्रांसफर्स हैं जो ना बयानों पे हो रही हैं, ना महीने 2 महीने के टाइम पे हो रही हैं, वो एग्जेक्टिव ट्रांसफर्स पे हो रही हैं। एग्जेक्टिव ट्रांसफर क्या है कि वो विद इन डेज आपके 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में प्लॉट ट्रांसफर हो रहा है और बड़ी बड़ी अमाउंट्स का, जिसमें कमर्शियल्स हैं, जिसमें आपकी हाई एंड
प्रॉपर्टी है, जिसमें आपके 2 कनाल के घर हैं, जिसमें आपके कनाल के घर हैं, ये वो ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो 10 करोड़, 20 करोड़, 5 करोड़, 15 करोड़, 50 करोड़ की चीज़ें हैं। तो इतनी बड़ी अमाउंट जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है। तो नंबर 1 ओवरसीज़ जो है वो मेजरली एंगेज होगा। नंबर 2 यूएई का बड़ा मेजर इन्वॉल्वमेंट होगी। और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि जो बैंक इंटरेस्ट है हमारे और जो बैंक्स में अमाउंट पड़ी हुई है, देखें इस वक्त पाकिस्तान के बैंक्स में अगर इंटरेस्ट की मद में या फिक्स डिपॉजिट की मद में बात की जाए तो 37 बिलियन रुपीज़ जो है वो बैंकों में पड़ा हुआ है। इसका अगर 50% अमाउंट अगर हमारी रियल एस्टेट मार्केट में पाकिस्तान में इन्वेस्ट होने के लिए आती है तो ये एक बहुत बड़ा इंजेक्शन होगा रियल एस्टेट मार्केट में, कि जिससे आपको बहुत बूस्ट मिलेगा, जिससे आपकी रोटेशन होती है, जिससे आपकी सर्कुलेशन ऑफ मनी होती है। जब आपकी सर्कुलेशन ऑफ मनी जो होती है वो आपकी बेतहाशा और जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो भी फ्लरिश हो रही होती हैं। अल्टीमेटली जब आपकी कंस्ट्रक्शन होगी जो कंस्ट्रक्शन के साथ लिंक कर रही होती है, तो ये अभी गवर्नमेंट ने इस चीज़ को रियलाइज़ कर लिया है कि जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है, जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, वो आपकी इकोनॉमी को बड़ा अच्छा बूस्ट दे सकती है, जिसमें ना सिर्फ रियल एस्टेट एजेंट, आपके इन्वेस्टर, आपके बिल्डर, मतलब उसमें आपके डेवलपर, सिर्फ यही नहीं है, आपकी जो बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, आपकी टाइल इंडस्ट्री है, आपके इंपोर्टर्स हैं, आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं, आपका वुडन है, बेताशा इंडस्ट्रीज हैं जो फ्लरिश करेंगी। नंबर 4 आपका नंबर 3 आपके बैंक्स आ गए। और नंबर 4 एक आपको कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, कि बूस्ट चाहिए होता है, जब हर किसी को अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान में एक बिजनेस का वॉल्यूम खुलने जा रहा है, आपके रियल एस्टेट का काम खुलने जा रहा है, आपका कंस्ट्रक्शन का काम खुलने जा रहा है। तो सीरियसली मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे ऐसे दोस्त जो सिर्फ डर रहे होते हैं, उनके पास पैसे होते हैं लेकिन वो डर रहे होते हैं, वो भी आ जाएंगे। और वो भी अमाउंट छोटी नहीं है, वो भी बिलियंस में अमाउंट होती है। क्योंकि मतलब आप ये देखें, कई दफ़ा आप किसी पार्टी को, किसी क्लाइंट को आप शायद 50 लाख के लिए 6 महीने कन्विंस कर रहे होते हैं और वो इसी डर से बाइंग नहीं कर रहा होता कि यार ये ना हो कि मैं कोई प्रॉपर्टी लूँ, कोई घर लूँ तो पता चले मैं 10 लाख रुपया, 50 लाख रुपया नीचे आ गया हूँ। तो अल्टीमेटली जब वो देखते हैं कि पाकिस्तान में रियल एस्टेट इंडस्ट्री कितनी बढ़ रही है, आपके प्लॉट की प्राइस किस तरह से इंप्रूव कर रही है, तो अल्टीमेटली वो भी एक मेजर चंक होगा जो आपके साथ जुड़ जाएगा। और एंड ऑफ द डे जो सबसे बड़ी चीज़ है वो आपका रियल एस्टेट एजेंट और आपका इन्वेस्टर है। जो रियल एस्टेट का इन्वेस्टर होता है वो तो एग्जिस्ट कर ही रहा होता है, पहले भी कर रहा होता है, क्योंकि उन्होंने तो काम ही रियल एस्टेट करना होता है। तो मुझे ज़्यादा तौर पे लगता है कि ये 4-5 मेजर एलिमेंट हैं जिसकी वजह से आपकी पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट मार्केट है वो फ्लरिश होने जा रही है। और आई विश के ये नियर फ्यूचर में बहुत प्राइस एप्रिसिएशन दे और आपके बहुत सारे जो कॉर्नर्स हैं उसमें अभी बहुत प्राइस अंडर वैल्यू है, जिसमें बहुत मार्जिन है, और वो भी हम वीडियोज़ में डिस्कस करते रहेंगे कौन कौन से फेजेस हैं जो अंडर वैल्यू और जहाँ पे आपको काम करने की ज़रूरत है। थैंक यू।